वेलकम मित्रों मैं आपके सामने एक छोटी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ और वो है सबसे पहले अपने चैप्टर फिजिक्स फर्स्ट में आवेश के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में पढ़ा आवेशन, और आवेशन के बाद में पढ़ा विद्युत क्षेत्र, और उसके बाद में पढ़ा विद्युत फ्लक्स, और उसके बाद में पढ़ा अपन ने द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण और उसके दो एप्लीकेशन, एक्स एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो अपना नेक्स्ट है वो वैसे तो संबंधित विद्युत फ्लक्स से ही है, क्योंकि आपको विद्युत फ्लक्स में देखा था कि किसी पृष्ठ के अल्फांशों के कारण कुल विद्युत फ्लक्स फाई इजिकल टू पृष्ठीय समाकलन ई सदिश डॉट डी सदिश के बराबर आता था। अब देखो ये आपकी कोई पृष्ठ है, देखो ये विद्युत फ्लक्स वाली बात है, और इसी चीज़ को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इस पृष्ठ से मान लो ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ये गुजर रही है। तो आपने देखा कि ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, और जो क्षेत्रफल सदिश है, देखो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्र ए का क्षेत्रफल सदिश डी ए सदिश है। ये जो क्षेत्रफल सदिश है इस पृष्ठ के लंबवत कार्य करता है। अब देखो लंबवत कैसे कार्य करता है मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे सपोज दैट ये पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जो क्षेत्रफल सदिश है इस पृष्ठ के लंबवत इस प्रकार होगा। अब पृष्ठ के लंबवत ये ऊपर की सतह के रूप में भी हो सकता है और नीचे की सतह के रूप में भी हो सकता है। यदि आपकी बंद पृष्ठ अंदर की ओर है तो नीचे जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसको हम नहीं लेते हैं, केवल बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत जो सदिश होता है उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये बात तो पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो दीगी पृष्ठ के लंबवत होती है। अब पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ पर यदि चित्र में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फाई इजिकल टू 7 है। यदि मान लो पृष्ठ छोटा है, जैसे मान लो कि पृष्ठ आपका इस प्रकार का है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या एक दो तीन चार पाँच है, तो यहाँ फाइव इजिकल टू 5 है। तो देखो मैं आपको दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि देखो एक पृष्ठ है जिसमें विद्युत फ्लक्स का मान 7 है, एक पृष्ठ है जिसमें विद्युत फ्लक्स का मान 5 है। अब मान लो कि मैं इस पृष्ठ को भी ऐसा ही बना लेता हूँ जैसा यह बना हुआ है, या ये भी समान आकार का ही हो, तो मैं एक बार वापस इसको लिख देता हूँ, इसी के समान आकार का बना देता हूँ जैसा ऐसा बना हुआ है, तो थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ 5 इक्वल टू क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है, जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, अर्थात फाई अनुक्रमणपाती ए। क्लियर है। जैसे
मान लो कि मैं यहाँ पे पृष्ठ बड़ा ले लूँ, ये पृष्ठ बड़ा मैंने ले लिया, तो इसमें विद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा नहीं होगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो विद्युत फ्लक्स ज़्यादा हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो विद्युत फ्लक्स कम है। और हम फिजिक्स में जानते हैं कि जब कोई एक राशि दूसरी राशि के सापेक्ष बढ़ती है और घटती है तो घटती है, तो हम उसे लिखते हैं फाई अनुक्रमानुपाती ए। दूसरा, फाई अनुक्रमानुपाती ई। देखो यहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 7 थी जब फर्स्ट, और इतना ही पृष्ठ तो 5 थी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं जैसे जितनी ज़्यादा होंगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा या कम होगा। जो दूसरी तीसरी चीज़ है, यदि इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा फाई इक्वल टू, फाई समानुपाती या इक्वल टू ई ए। तीसरी चीज़ मेरी देखो, ये मेरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ से, जैसे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाएं ये कितनी है, 4 हैं। यदि इस पृष्ठ को मैं थीटा कोण पे झुका दूं तो अब इस पृष्ठ गुजरने वाली रेखा की संख्या कितनी है, 3 है या 2 है। या यूं और कर दूं तो इस पृष्ठ गुजरने वाली रेखाएं, देखो मेरा हाथ लगभग इसी रूप में आ रहा है, पहले इस रूप में आ रहा था, तब ये 4 इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं थी, फिर मैंने थीटा कोण कर दिया तो फिर मेरा हाथ यूं आएगा, अब केवल 3 इससे गुजर रही हैं, एक नहीं गुजर रही है। फिर मैं इसको यूं कर दूं तो अब इससे एक भी नहीं गुजरेगी। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि फाई कोण पर भी निर्भर करता है, जिसे हम कोस थीटा कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रही होगा कि आपने कोस थीटा क्यों यूज किया, आप साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने पृष्ठ को ऐसे किया, तो ये तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये मान लो कि ये क्षेत्रफल सदिश डी ए है, इसके बीच में थीटा कोण है, तो ये हो जाएगा ई कोस थीटा। अब ई कोस थीटा, अब इसको मैंने आपको यदि सदिश रूप पढ़ा हो तो आप जानते हो कि ई सदिश डॉट डी ए सदिश भी हम लिख सकते हैं। दूसरा, जो मैंने वीडियो विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि जब बंद पृष्ठ को हम अल्फांशों के रूप में लेते हैं तो उससे जो पारित फ्लक्स होता है वो ये होता है। और इसकी स्थितियों का भी हमने 1 बाय अध्ययन किया था। अब मैं यदि दोबारा रिपीट करूंगा तो ये वीडियो लंबा बन जाएगा और रिपीटेशन इस वीडियोज में आ जाएगा, तो इस पर मैं फोकस नहीं डाल रहा हूँ, मेरा मेन फोकस यहीं पे है। तो किसी पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई सदिश डॉट डी ए सदिश होता है। इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी मैंने आपको एक छोटे से उदाहरण द्वारा ऐसा क्यों होता है उसको और एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। देखो ये सब मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि गाउस के नियम में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की हमें आवश्यकता पड़ती है और हम इसको इसके बराबर लिखते हैं। तो नेक्स्ट है गाउस का नियम। गॉस लॉज। ये जो गाउस का नियम है, इसे समझने के लिए सबसे मैं मानता हूं कि एक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है। ये हम पहले मान लेते हैं, बाद में हम इसे प्रूव भी करेंगे कूलाम की सहायता से गाउस के नियम की उत्पत्ति, तो उसमें ये क्लियर भी करेंगे। तो फिलहाल तो हम गाउस के नियम में ये देखते हैं कि कोई एक बंद पृष्ठ है, इसमें कोई आवेश क्यू है, या मान लो कि बहुत सारे आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये आपके आवेश हैं। अब देखो किसी बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग हम लेते हैं। अभी गाउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा क्यू क्या है,
इस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, यदि इन सब की जगह यदि हम एक आवेश Q लेते हैं तो फिर सिग्मा Q इक्वल टू क्यों हो जाएगा। मान लो कि इस बंद पृष्ठ में निर्गत आवेश Q है, तो उस स्थिति में ये आवेश का बीजगणितीय योग नहीं होकर केवल Q हो जाएगा। अब देखो, हमने देखा कि फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही उस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स होता है, और यही गाउस का नियम है। तो मैं इसको लिख देता हूं, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या जाएगा सिग्मा Q, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। देखो बच्चों, बार बार मैं आपसे यही कर रहा हूँ कि फिजिक्स में आप परिभाषाएं बनाना सीख लीजिए, इस संबंधी आप समझ बढ़ा लीजिए, आपका काम बहुत छोटे रूप में ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, मैंने इसी को लिखा है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में निर्गत विद्युत फ्लक्स हमने फाई लिया है का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग तथा एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है, यानी कि इसका अनुपात ये होता है, यानी कि कुल आवेश बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को बंद पृष्ठ से पारित या निर्गत विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यह हमारी परिभाषा हो गई, और ये हमने बात कर ली, यानी सिग्मा Q इक्वल टू Q भी हो सकता है, और एक से अधिक आवेश होता है तो उनका योग आ जाएगा। इसके अलावा हमने विद्युत फ्लक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फाई इक्वल टू होता है E सदिश डॉट DA सदिश। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य, कि गाउस का नियम किन किन क्षेत्रों पर डिपेंड करता है, कैसी कैसी बंद पृष्ठ होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, मैं एक चीज़ तो आपसे ये बताना शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा यहाँ कूलाम नियम आया, और कूलाम नियम केवल स्तर विद्युत आवेशों के लिए था, और गाउस नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंद पृष्ठ में आवेश गतिशील भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है। इस प्रकार जो गाउस नियम है वो कूलाम नियम से ज़्यादा ऑथेंटिक है या मान्य है। तो पहला जो नियम है वो ये है कि जो गाउसीय पृष्ठ है उसके अंदर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। गाउस के नियम में, गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ में
आवेशों का बीज गणितीय योग होता है। दूसरा, गाउस का नियम बंद पृष्ठ में आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। गाउस का नियम बंद पृष्ठ में आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। देखो, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, या ये कोई आपका बंद पृष्ठ है। यहाँ पर आवेश इसमें क्यू है, और यदि यहाँ पर आवेश Q/2 और Q/2 कर दिया, यहाँ पर आवेश मैंने Q/3 Q/3 Q/3। अब देखो, जो पहला नियम क्या है, गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। अब देखो, इस बंद पृष्ठ में मैंने इस आवेश Q का वितरण दो प्रकार कर दिया, Q/2 Q/2। इस तीसरे बंद पृष्ठ में आवेश का वितरण मैंने तीन प्रकार से किया, Q/3 Q/3 Q/3। यदि नियम फर्स्ट में यह लगाऊं तो आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा, Q। यहाँ पे यदि आवेशों का बीजगणितीय योग करो Q/2 प्लस Q/2, आधा आधा पूरा हो जाएगा Q। ऐसे यहाँ पर भी आवेशों का बीजगणितीय योग निकालो तो वहाँ भी क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो इनमें मैंने आवेशों का वितरण तो अलग अलग कर दिया, आवेशों के अलग अलग वितरण से गाउस के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में नियम नंबर 3, गाउस का नियम निर्वात तथा माध्यम दोनों में कार्य करता है। यदि माध्यम निर्वात है तब भी गाउस का नियम लगेगा, यानी कि वही सिग्मा Q/ε0 होगा। माध्यम है तब भी गाउस का नियम कार्य करता है। चौथा है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यदि आपकी आकृति वृत्ताकार है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, त्रिभुजाकार है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि बेलनाकार है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 5 है, गाउस का नियम बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों या आवेश की स्थिति पर निर्भर
नहीं करता है। उदाहरण के लिए ये कोई आपका बंद पृष्ठ है, ये कोई आपका बंद पृष्ठ है, ये कोई आपका बंद पृष्ठ है। यदि आवेश क्यों है यहाँ पर स्थित है, या स्थिति उसकी यहाँ पर है, या यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो सिग्मा क्यू है यहाँ पर भी क्यों होगा, सिग्मा क्यू यहाँ पर भी क्यों होगा, सिग्मा क्यू है यहाँ पर भी क्यों होगा। स्थिति यहाँ कहीं पर भी हो तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नियम नंबर, बंद पृष्ठ से निर्गत जो गाउस का नियम है, गाउस का नियम आवेशों, गाउस का नियम आवेशों की गतिशीलता तथा स्थिरता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कूलाम का नियम, जबकि कूलाम का नियम आवेशों की स्थिरता पर निर्भर करता है। इससे हम कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि गाउस का नियम कूलाम के नियम से अधिक सार्वभौमिक है। या आप यूं भी कह सकते, गाउस का नियम कूलाम के नियम से अधिक व्यापक है। व्यापक वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा रहेगा, अधिक व्यापक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गाउस का नियम कूलाम नियम से अधिक व्यापक क्यों है, तो उसका आंसर यही है। अब देखो एक वर्ड मैंने लिखा गतिशीलता, और गाउस के नियम आवश्यक गतिशीलता। जैसे मान लो कि ये वाला आपका कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे कोई आवेश क्यों है, ये गति करके यूँ आ गया, यहाँ से यूँ आ गया, यहाँ से यूँ आ गया, यहाँ पे यूँ आ गया, यहाँ से यूँ आ गया, तब भी यहाँ पर जो आवेश का बीजगणितीय योग है वो जो होगा वही होगा, चाहे वो गतिशील हो चाहे वो स्थिर हो। जबकि कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश लेते हैं और उनके मध्य दूरी फिक्स रखते हैं। अभी आपके बिंदु आवेश प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस प्लस भी हो सकते हैं। तब हम क्या निकालते थे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जबकि यहाँ पर दोनों बिंदु आवेश क्या है, स्थिर हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। देखो ये कोई आपकी बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा अल्फांश लिया, इस बंद पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा अल्फांश लिया। इस अल्फांश का मान लिया कि क्षेत्रफल a है और इसका क्षेत्रफल सदिश, ये देखो ये बात हमेशा याद रखनी है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव पृष्ठ के
लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है। और इसी दिशा में क्या आ रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं। मान लो कि इधर से पारित होकर इधर निकल रही हैं। अब इस बिंदु से, ये माना कि बिंदु P है, ये है बिंदु P, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु P। इस बिंदु P से यहाँ पर कोई आवेश प्लस Q है से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो मैं जानता हूँ क्या होती है, E = KQ/R² होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु अल्फांश की जो अंतिम सिरा है इसको O से ज्वाइन कर देता हूँ और इसको भी O से ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे मैं d ω लिखता हूँ। ये d ω जो है वो घन कोण को दिखाता है, ये d ω घन कोण को दिखाता है। क्लास 11th में इसके बारे में चर्चा की गई थी। अब देखो, इस अल्फांश के कारण क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। तो इस पृष्ठ से देखो कुल विद्युत फ्लक्स फाई = E सदिश डॉट A सदिश होता है। अब मैंने एक छोटा सा अल्फांश लिया है तो इसका क्षेत्रफल सदिश dA है। अब छोटे से अल्फांश से विद्युत फ्लक्स भी छोटा सा पारित होगा d फाई, तो d फाई क्या जाएगा E सदिश डॉट dA सदिश। अब ऐसे अल्फांश में यहाँ पे ओढ़ लूँ, ऐसे यहाँ ओढ़ लूँ, तो संपूर्ण पृष्ठ से पारित अल्फांश क्या जाएगा, इसका इस्तेमाल कर दूंगा तो ये हो जाएगा E सदिश डॉट dA सदिश। इसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, फिर हमने और अध्ययन कर लिया इसका। और गाउस के नियम से हमने क्या देखा कि फाई = EA cos थीटा या E सदिश डॉट A सदिश cos थीटा, इतना आपने देखा। अब देखो, या यदि क्षेत्रफल A है तो ये EA cos थीटा हो गया, तो फाई = आपका EA cos थीटा। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P की विद्युत क्षेत्रता KQ/R² होती है। तो ये क्या जाएगी, KQA cos θ/R²। यदि मान लो या अल्फांश में dA लेता, या मान लो कि ये मैं हटा देता हूँ, तो ये अल्फांश dA cos थीटा होता था। इस छोटे से अल्फांश के कारण विद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा d फाई, तो यहाँ भी क्या जाएगा d फाई, यहाँ भी क्या जाएगा dA, तो यहाँ भी क्या जाएगा dA। अब संपूर्ण पृष्ठ से या संपूर्ण बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करूंगा, इन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या जाएगा d फाई = समाकलन KQDA cos θ/R²। अब देखो d फाई का इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ जाएगा फाई, क्योंकि हम जानते हैं कि dx का समाकलन या dx का समाकलन x होता है, तो d फाई का इस्तेमाल कर जाएगा फाई। देखो KQ ये कांस्टेंट है और आपको बचेगा dA cos θ/R²। अब देखो ये जो dA cos θ/R² है ये आपका होता है घन कोण, और किसी भी घन कोण का मान 360 डिग्री होता है, और जिसे हम 4 पाई से लिख सकते हैं। तो ये मान यदि मैं यहाँ रखूँगा तो फाई =
के क्यू इंटू 4 पाई। अब मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो फाई इजिकल टू 1/4 पाई इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कट गया, ये आपका क्यू ऐसे कैसे रहेगा, या इसका के का मान 1 और क्यू यहाँ रह गया। तो बचा क्या, फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि गाउस का नियम है। इस प्रकार देखो, हमने कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति करी, और गाउस का नियम का फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पर समस्त आवेशों का बीजगणित योग क्यू है, इसलिए क्यू आ गया। और हमारी परिभाषा में हमने सिग्मा क्यू लिया था, तो ये वैसे नहीं समझे, क्योंकि इस पूरी प्रश्न में उपस्थित आवेश क्यू है, तो सिग्मा क्यू इजिकल टू क्यू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको मोटा मोटा और रिपीट कर देता हूँ कि किसी बंद पृष्ठ पर मैंने एक अल्फांश लिया जिसका क्षेत्रफल a है, और जिस पृष्ठ के लंबवत सदिश क्षेत्रफल dA सदिश है। ये एक छोटा सा क्षेत्रफल था। अब छोटे से क्षेत्रफल में से विद्युत फ्लक्स की संख्या भी छोटी आएगी, और अल्फांश के लिए dA के अल्फांश के लिए विद्युत फ्लक्स d फाई मैंने माना, ये हम जानते हैं परिभाषा से, फाई इजिकल टू ई ए कोस थीटा। तो डी फाई इजिकल टू ई डी ए कोस थीटा। ई बिंदु O से R दूरी पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E इजिकल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर होती है, और वही मैंने यहाँ पे पुट की है। अब इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर यहाँ भी एक छोटा सा अल्पांश होगा, यहाँ भी 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 होगा। अब इस पूरे पृष्ठ पर यदि हम आवेश निकालना चाहूँ या विद्युत फ्लक्स निकालना चाहूँ, तो संपूर्ण पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हम भौतिक विज्ञान में दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। लेफ्ट हैंड का समाकलन करेंगे तो फाई आएगा, या के क्यू कॉन्स्टेंट है, ये अंदर है, इसका मान हम जानते हैं डी ओमेगा होता है, और डी ओमेगा के लिए मान 4 पाई होता है। और यहाँ पे के का मान रखा, 4 पाई से 4 पाई काट दिया, तो क्या आ गया, गाउस का नियम। तो प्यारे बच्चों, पुनः और समझने के लिए आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, आगे पीछे करके समझ सकते हैं, और अधिक चमक लाने के लिए यूट्यूब पर 3 डॉट में हाई क्वालिटी कर लीजिए। जैसा वीडियो बन रहा है वैसी चमक उसमें आ जाएगी। अतः आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।